देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये आपके यहाँ पे मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस में 5 डेफिनेशन आएंगे आपके पास। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और एक मोनोटोनिकली। ठीक है, फर्स्ट है ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना वो है आपके पास एक कोई सीक्वेंस है ए एन, इसको हम बोलेंगे क्या, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कब आ जाएगा, इफ ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, ए एन से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ये डेफिनेशन आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया बच्चों, देखो यहाँ से अगर देखना चाहूँ तो एन की वैल्यू नेचुरल नंबर से ली जाएगी, है ना। तो एन की वैल्यू मैंने 1 ली तो 1 + 1 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए वन, फिर 2 ली जब मैंने एन की वैल्यू तो ए थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू, फिर ए फोर ग्रेटर देन इक्वल टू ए थ्री अप टू 4। ये कह रहे हैं मतलब कोई भी सीक्वेंस आपके पास उसकी जो फर्स्ट टर्म आएगी ना, अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया तो इसकी जो सेकंड टर्म आएगी ना वो या तो 1 हो सकती है या 1 से बड़ा कोई नंबर है। ठीक है, इक्वल का भी निशान लगा हुआ है ना, या तो 1 हो सकती है या फिर 1 से भी बड़ा कोई नंबर। मान लिया मैंने जैसे 1 लिख दिया, उसके बाद जो थर्ड टर्म आएगी सीक्वेंस की वो 1 आ सकती है या फिर 1 से बड़ा कोई नंबर, 2 ले लिया मैंने। फोर्थ जो टर्म आएगी वो 2 हो सकती है, 2 से कोई बड़ा नंबर। सिमिलरली इससे आगे भी मैं इस तरह से ले रही हूँ सीक्वेंस 3 3 3 3 अप टू 4। तो ये जो सीक्वेंस है आपके पास, ये किस तरह की सीक्वेंस है बच्चों, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मतलब टर्म्स जो है ना आपकी वो इस तरह से लिखी जा रही है, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कह देंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी में सेकंड जो डेफिनेशन आपके बच्चों वो है कि सीक्वेंस आपके पास ए एन कोई, इस सीक्वेंस को हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब कहा जाएगा, इफ ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एन की वैल्यू मैंने 1 ली तो ए टू लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए वन से, फिर एन की वैल्यू मैंने 2 ली तो 2 + 1 3 हो गया ना, ए थ्री लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए टू से, फिर ए फोर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए थ्री से अप टू 4। या फिर सीक्वेंस की टर्म्स लिख के दिखाऊँ मैं तो A1 यहाँ पर आप कुछ भी लिखो तो सीक्वेंस की जो आगे वाली टर्म आएगी ना सेकेंड टर्म वो इससे छोटी होनी चाहिए। अगर मैं -n सीक्वेंस लेती हूँ, ये एक सीक्वेंस ली मैंने, ठीक है, ये सीक्वेंस ली मैंने, तो इस ऐसे ही लिख देती हूँ मैं, n तो ऑब्वियस है नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी बच्चों, -1, n की वैल्यू 1 की तो -1 आ गया। अब सेकेंड टर्म क्या है इसकी, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो सेकेंड टर्म आएगी ना वो आपकी फर्स्ट टर्म से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी, तो -2 लेस है -1 से। ठीक है, फिर जो थर्ड टर्म है वो सेकेंड टर्म से है -3 लेस देन -2, और फिर ऐसे ही सिमिलरली। बल्कि ये तो आपके ना स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं आया है ना, इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है। जो स्ट्रिक्टली यहीं पर मैं लिख के बता रही हूँ आपको,
इसके आगे जो थर्ड डेफिनेशन आती है ना बच्चों, वो आती है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन आती है नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक सीक्वेंस है ए एन, उसको मैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहूँगी कब, अगर आपके पास ए एन प्लस वन ग्रेटर आ जाए स्ट्रिक्टली ए एन से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन आ जाए तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अच्छा अब एक बात बताओ, जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो बनेगी, उसमें तो दोनों इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, पर क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन सकती है? बन भी सकती है और नहीं भी। जैसे यहाँ पर ये है, ये सीक्वेंस मैंने लिखी हुई है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो बन रही है, पर क्या ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन रही है? नहीं बन रही, क्योंकि जो सेकंड टर्म है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए थी फर्स्ट टर्म से, तो हम बोल सकते थे वहाँ से अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ एन, एक सीक्वेंस में लिखूँ एन, एन ये सीक्वेंस लिखी है, तो इस सीक्वेंस की टर्म्स कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 ऐसे। ये जो सीक्वेंस है ये कैसे सीक्वेंस है आपके पास? पहले तो ये बताओ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये? है। फिर उसके बाद अगर मैं पूछूं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो है, उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर नंबर आ रहे हैं आगे वाले, है ना, तो यहाँ से हम इसको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, एन स्क्वायर ले लो, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली भी बनेगी और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बनेगी और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बनेगी। अब अगर मैं एक कांस्टेंट सीक्वेंस लेना चाहूँ 1, ये ले ली मैंने, तो इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या आएंगी? 1 1 1 1। ये जो सीक्वेंस है ना बच्चों, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनेगी, बट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ये होती है इस तरह से। अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बताना चाहूँ मैं आपको, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ए एन प्लस वन स्ट्रिक्टली लेस देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, तो जैसे ये सीक्वेंस लिखी है मैंने, ये सीक्वेंस क्या होगी? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो है ही, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। समझ आ गया? अब जो सीक्वेंस आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए, उस सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे कि वो सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, ये 5 डेफिनेशन थी आपकी। फर्स्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो हम बोल देंगे कि वो सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब एक बात देखो बच्चों, ओसिलेटिंग सीक्वेंस मैंने आपको बताई है। मोनोटोनिक सीक्वेंस में तो क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। मोनोटोनिक बोल रही हूँ मैं, तो मोनोटोनिक की तो डेफिनेशन ही मैंने ये दी है आपको कि मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। अब मैंने एक सीक्वेंस ली जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है मेरे पास। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसकी फर्स्ट टर्म ये रही होगी, उसकी सेकेंड टर्म या तो यही होगी या फिर इधर आएगी, उसकी थर्ड टर्म या तो ये होगी या फिर और इधर आएगी, है ना। फिर ऐसे उसकी फोर्थ टर्म या तो यही हो सकती है या इधर आएगी, ऐसे ही बाकी टर्म्स यही आएंगी। तो मतलब फर्स्ट टर्म फिर ये, मतलब वो इसी तरह से सारी टर्म्स इस तरह जाती जा रही है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये। अब एक बात बताओ, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो हो गई, अगर अनबाउंडेड अबोव भी हो गई, अगर अनबाउंडेड अबोव भी होगी। अनबाउंडेड अबोव की डेफिनेशन में पहले करा चुकी हूँ, दोबारा रिपीट मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, आती होगी। अनबाउंडेड अबोव का क्या मतलब था
कि कोई भी एक ऐसा रियल नंबर पॉजिटिव एग्जिस्ट ना करे कि जिससे सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म्स या तो लेस हो जाए या इक्वल हो जाए, है ना। तो अगर ऐसी कोई जैसे एन एग्जाम्पल से एन एक सीक्वेंस है, ठीक है, एन सीक्वेंस है तो इसकी टर्म्स आएंगी बच्चों 1 2 3 4 अप टू 4। अब ये सीक्वेंस आपकी कैसी सीक्वेंस है, अनबाउंडेड अब हो, क्योंकि कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव नंबर ऐसा नहीं मिल सकता हमें जिससे इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स या तो लेस हो या इक्वल हो। क्या है कोई ऐसा नंबर जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स लेस हो जाए या फिर इक्वल हो जाए? नहीं है ना, क्योंकि ये टर्म तो इन्फिनिटी तक जाती जा रही है ऐसे ही, इसका कोई एंड ही नहीं है, ऐसे ही चलती जाएंगी। अब यहाँ से जब मैंने रियल लाइफ में देखा तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 अप टू 4 फर्स्ट टर्म, फिर यहाँ पर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर ये टर्म, फिर ऐसे ही जाती जाएगी सीक्वेंस, देयर इज नो एंड। ऐसे ही टर्म्स आती जाएंगी हमारी, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है। अनबाउंडेड अब भी है ये सीक्वेंस, तो क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है? बताओ, ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस आपके पास, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटिंग? डाइवर्जेंट। और किसको डाइवर्ज कर रही है? प्लस इन्फिनिटी को, है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखो वैसे भी दिख रहा है आपको कि सीक्वेंस की टर्म्स इंक्रीज होती जा रही है ना।